नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा मुद्दा। राजस्थान में 7 विधानसभा सीटों पर 13 नवंबर को उपचुनाव होना है, लेकिन 84 सीट को छोड़कर बाकी 6 सीटों यानी कि दौसा, देवली ओनियारा, सलूंबर, रामगढ़, झुंझुनू और खींवसर में परिवारवाद हावी नजर आ रहा है। दौसा सीट जो कि कांग्रेस विधायक रहे मुरलीलाल मीणा के सांसद बनने से खाली हुई, यहां से उनकी पत्नी सविता मीणा और बेटी निहारिका मीणा कांग्रेस से टिकट की मांग कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर सचिन पायलट के करीबी जीआर खटाना भी टिकट की मांग कर रहे हैं, जबकि बीजेपी से जगमोहन मीणा टिकट मांग रहे हैं, जो मंत्री किरोड़ीलाल मीणा के भाई हैं। पिछली बार जगमोहन मीणा को यहां से टिकट नहीं मिला था, कन्हैयालाल मीणा को टिकट दिया तो बीजेपी पार्टी को हार मिली थी। वहीं बीजेपी में दौसा से 2 बार के पूर्व विधायक नंदलाल बंसीवाल भी टिकट दावेदारी कर रहे हैं। इनके भतीजे बीजेपी से सिकराए विधायक विक्रम बंसीवाल हैं। सूत्र ये बताते हैं कि भतीजे विधायक भी चाचा को टिकट दिलाना चाहते हैं। देवली ओनियारा सीट कांग्रेस विधायक रहे हरीश मीणा के सांसद बनने से खाली हुई। यहां उनके बड़े भाई और पूर्व केंद्रीय मंत्री नमो नारायण मीणा और हरीश मीणा के परिवार से कई लोग कांग्रेस में टिकट के मजबूत दावेदार हैं। बीजेपी में कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला के बेटे विजय बैंसला इस बार फिर से टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। सलूंबर सीट की बात करें तो बीजेपी विधायक रहे अमृतलाल मीणा के निधन से सीट खाली हुई। यहां पिछले 3 बार से लगातार बीजेपी जीतती आ रही है। अब इमोशनल कार्ड या सहानुभूति वोट का फायदा उठाने की बीजेपी की तैयारी है। दिवंगत विधायक अमृतलाल मीणा के बेटे अविनाश मीणा की यहां से टिकट दावेदारी है। दूसरी ओर कांग्रेस से 4 बार के पूर्व विधायक का रघुवीर मीणा टिकट दावेदारी कर रहे हैं, लेकिन साथ ही रघुवीर मीणा को टिकट नहीं मिलने की स्थिति में उनकी पत्नी बसंती मीणा भी टिकट मांग रही है। अब जरा आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि उपचुनाव पर परिवारवाद कैसे हावी नजर आ रहा है। यह आप देखिए, 84 के अलावा सभी सीटों पर सियासी परिवारों से लोग जो हैं वो टिकट की मांग कर रहे हैं। क्या परिवारवाद से पार्टियां बाहर निकल पाएंगी, यह अपने आप में बड़ा सवाल है। 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। 7 में से क्योंकि 4 ऐसी सीटें हैं जो कि कांग्रेस के खाते में रही हैं, कांग्रेस की परंपरागत सीटें मानी जाती हैं, लेकिन उन चारों सीटों पर जो है वो परिवारवाद हावी दिखाई दे रहा है। अब 2 सीटों की और बात कर लीजिए जो कि अलग अलग जो क्षेत्रीय पार्टियां उनके खाते में, तो वहां पर भी उन्हीं पार्टियों का दबदबा दिखाई देता है। परिवारवाद में टिकट के दावेदार कौन कौन है, जरा वो आप देखिए। दौसा सीट की बात करें तो सांसद और पूर्व विधायक का मुरलीलाल मीणा की बेटी है निहारिका मीणा। अब आप देखिए, जगमोहन मीणा मंत्री किरोड़ीलाल मीणा के भाई हैं, बीजेपी से टिकट की मांग कर रहे हैं। वहीं नंदलाल बंसीवाल सिकराए विधायक विक्रम बंसीवाल के चाचा हैं, भारतीय जनता पार्टी से टिकट की मांग कर रहे हैं। देवली ओनियारा की बात करते हैं, नमो नारायण मीणा है, सांसद और पूर्व विधायक हरीश मीणा के भाई बताए जाते हैं, कांग्रेस पार्टी से टिकट मांग रहे हैं। अविनाश मीणा सलूंबर से दिवंगत विधायक अमृतलाल मीणा के बेटे हैं और टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। बसंती मीणा सलूंबर से ही पूर्व सांसद रघुवीर मीणा की पत्नी है और इनका भी नाम इस लिस्ट के अंदर चल रहा है। आपको बता दें कांग्रेस पार्टी से उनका नाम चल रहा है। झुंझुनू से राजबाला ओला सांसद और पूर्व विधायक ब्रजेंद्र ओला के परिवार से हैं और वो जो है टिकट की मांग कर रहे हैं। तो ये कई ऐसे नाम हैं जो कि टिकट की दावेदारी में हैं। झुंझुनू सीट से आकांक्षा ओला ब्रजेंद्र ओला के परिवार से हैं और ये जो हैं तमाम जो सीटें और इनके समीकरण जो हम आपको दिखा रहे हैं, आपको 4 कांग्रेस पार्टी के खाते की सीटें, 1 सलूंबर सीट जो बीजेपी के खाते की सीट है और 2 वो सीटें जो जिन सीटों पर क्षेत्रीय पार्टियों का दबदबा रहा है, यानी कि जिस तरीके से आरएलपी और बीएपी पार्टी हैं, दोनों की जो 84 सीट जो है वहां पर भी। तो ये कुछ समीकरण है, जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं। इनपुट एडिटर सुशांत पारिक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जरा उनका रुख कर लेते हैं। लेकिन सुशांत, सबसे पहले क्योंकि आज बात इन 7 सीटों को लेकर के कर रहे हैं, जब से तारीखों का ऐलान हुआ उसके बाद से चर्चाएं हैं कि अब टिकट की रेस में कौन किससे कितना आगे निकल चुका है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियों के अंदर अब खेमेबाजी भी शुरू हो चुकी है और दावेदारी पेश की जा रही है, लेकिन इस सब के पीछे जो परिवारवाद है वो बहुत ज्यादा हावी नजर आ रहा है। अनम्यूट कर लीजिए सुशांत जी, अनम्यूट कर लीजिए भाई। जी बताइए। सुशांत बताइए। हाँ नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही है, मुझे लगता है शायद आप अभी भी म्यूट है, एक बार अनम्यूट कर लीजिए। चलिए, मैं कुछ तकनीकी खामियां उसको जरा दुरुस्त कर लेते हैं, लेकिन पहले जरा एक बार फिर से आपको ग्राफिक्स दिखा देते हैं। तो सवाल यहां पर कई उठ रहे हैं क्योंकि 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है और इन्हीं उपचुनावों को लेकर के अब जो तमाम राजनीतिक दल हैं वो पूरी तैयारी कर रहे हैं।
7 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव और कुछ सीटों पर 1 या 2 नामों के पैनल तैयार किए गए। बीजेपी की तरफ से इस पर कोशिश है। उपचुनाव में कांग्रेस के लिए ज़्यादा चिंता बताई जा रही है। कांग्रेस को अपनी 4 सीटें बचानी हैं। जैसा कि हम आपको बता भी रहे हैं कि 4 सीटों पर कांग्रेस पार्टी का कब्जा था। रामगढ़, दौसा, झुंझुनू, देवली, उनियारा, इन सीटों पर ज़्यादा फोकस है। वहीं अन्य 3 सीटों पर जिताऊ और टिकाऊ कैंडिडेट उतारने की कांग्रेस पार्टी की कोशिश है। कांग्रेस विधायक रहे मुरारीलाल मीणा की जो है सांसद बनने के बाद से सीट खाली हुई है। दौसा सीट के बारे में बात है। क्षेत्र में इस पूरे इलाके के अंदर सचिन पायलट का एक अच्छा खासा दबदबा माना जाता है और इस सीट पर सविता मीणा जो कि कांग्रेस पार्टी से टिकट की दावेदार हैं, निहारिका मीणा जो कि इस वक्त भी दावेदारी अपनी पेश कर रही हैं। तो ये कुछ ऐसे नाम हैं जो कि इस वक्त अपनी दावेदारी पेश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और बिना देरी किए जब जरा जल्दी से आगे बढ़ते हैं और कुछ खास मेहमान हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, जरा सबसे पहले आपको मिलवा देते हैं उनसे। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता शैलेश कौशिक जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता राजकुमार मीणा जी कार्यक्रम में हैं और राजनीतिक विश्लेषक एसपी मित्तल जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सभी का बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले बात मैं राजकुमार मीणा जी आपसे ही कर रहा हूँ। आप थोड़ा सा इसके बारे में बताइए कि 4 सीटों पर आपका पहले होल्ड रहा था। अब ये कहा जा रहा है कि भाई 4 सीटों तो बचानी है, बाकी की 3 सीटों पर भी नजर है। लेकिन सबसे पहले बात गठबंधन को लेकर के चल रही है कि क्या बाकी की जो 2 क्षेत्रीय पार्टियां हैं, बीएपी और आरएलपी, उनसे गठबंधन की बात कहां तक पहुंची है या इस बार अकेले अकेले चुनाव लड़ा जाएगा? शुभेंद्र जी, गठबंधन का जहाँ सवाल खड़ा होता है तो जो ये गठबंधन का मसला है अभी आला कमान के ऊपर है। आला कमान तय करेगी, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता तय करेंगे कि उनको गठबंधन में जाना है पार्टी को या नहीं। बाकी 7 सीटों के 77 मंडलों के सभी बूथ पर कांग्रेस अपनी तैयारी कर चुकी है। सभी बूथों पर बूथ कमेटी अध्यक्ष बनाए चुकी वो वोटर मैपिंग हमारी हो चुकी है, पूरी टीम वहां पे तैयार हो चुकी। पार्टी अपनी तैयारी में बेखूबी है। लेकिन गठबंधन में इंडिया ब्लॉक के अन्य सहयोगियों के साथ जाना नहीं जाना ये भी आला कमान के ऊपर है। इस पे विचार विमर्श चल रहा है। अच्छा, गठबंधन वाली सीटों पर स्थिति क्या है? सबके सामने पार्टी कार्यकर्ताओं का एनालिसिस क्या है, वो क्या कह रहे हैं? अकेले जाना जी, ठीक है? पार्टी का कार्यकर्ता हम सारी अगर कांग्रेस पूरी सीटों पर लड़ती है तो मैं ये नहीं कहता हूं भारतीय जनता पार्टी की वजह तरह के झूठ बोल के 7 जीत जाएंगे। लेकिन इस बार 4 से हम 5 जरूर 100% होने वाले हैं। और क्षेत्रीय पार्टी अपना अपना प्रभाव रखती है। अच्छा, गठबंधन में अगर हम रहे तो निश्चित तौर पर 7 के साथ जीतेंगे। जी सर, एक सीट कौन सी लग रही है जो आपको लगता है कि वहां पर पेच फंस सकता है? जी, सलुम्बर वाली ऐसी सीट है जहां पर थोड़ा सा पेच फंस सकता है। और वो वैसे कांग्रेस के खाते में आने वाली जो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो पिछले समय का जो भी इनके 100 दिन का कार्य दिवस रहा है, तो राजस्थान की जनता ने, प्रदेश की जनता ने बखूबी उसको देखा है और झेला है। और जनता को छोड़िए, यहाँ के कार्मिक कर्मचारियों का इनका यू टर्न लेना, जो भी इन्होंने जनता से वादे किए थे, भारतीय जनता पार्टी ने वो सारे वादों पर यू टर्न लिया है। सिर्फ इन्होंने ब्रह्मांड भाषण और भ्रमित करने के अलावा प्रदेश की जनता को कुछ नहीं दिया। नहीं तो 84 मुख्यमंत्री जी को भ्रमण करने से अगर मान लीजिए कि सुनवाई का गठबंधन नहीं हुआ कार्यक्रम भी चालू तो किया था। 84 सीट और आरएलपी वाली सीट आप निकाल लेंगे? जी बिल्कुल निकलेगी, उसमें कोई इश्यू नहीं। आपने थोड़े दिन पहले हनुमान बेनीवाल जी का बयान भी सुना था कि अगर कांग्रेस मेरे साथ नहीं होती तो मुझे 1.5 लाख पे निपटा देते आप लोग। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि धोखे की बात भी कर रहे हैं अभी हाल फिलहाल में कि धोखा दे दिया मेरे को। धोखेबाजी किसी ने नहीं की। हाँ, नहीं, वो तो कह रहे हैं ना, खुल करके कह रहे हैं, पब्लिक डोमेन में आकर के कह रहे हैं। ये देखिए कि ये उनके निजी बयान हनुमान बेनीवाल जी के कुछ भी हो सकता है, लेकिन भरे मंच से हनुमान बेनीवाल जी ने यह भी कहा है कि अगर कांग्रेस मेरे साथ नहीं होती तो आप निश्चित रूप से मुझे 1.5 लाख पे रोक देते, बाहर वालों को आप ज्यादा वोट दे देते हो, स्थानीय को नहीं देते हो। तो ये हनुमान बेनीवाल जी के खुद के बयान है, उससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कांग्रेस की तैयारी सभी सीटों पर, सभी बूथों पर, सभी मंडलों पर कितनी मजबूत है और किस तरह की। मैं वापस आऊंगा और परिवारवाद को लेकर के भी बात करूंगा। लगातार हम वो लिस्ट भी दिखा रहे थे जो दावेदारी पेश कर रहे हैं। मैं इससे पहले लेकिन शैलेश कौशिक जी को भी जोड़ लेता हूँ। शैलेश जी, ये तो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता भी मान रहे हैं कि सलूम्बर में थोड़ा सा मुश्किल है, एक सीट जो है वहां पर थोड़ा टफ मुकाबला है, लेकिन बाकी सीटों पर वो बड़े कॉन्फिडेंट है। वो कह रहे हैं अपनी 4 तो निकालेंगे ही, लेकिन जो बाकी की और सीटें हैं उस पर भी उनकी नजर है। शुभेंदु जी, आज आपके चैनल पर कांग्रेस के प्रवक्ता पहले ही अपनी हार मान चुके हैं मॉरली। वो खुद कह रहे हैं कि हम 4 से 5 और 1-2 सीटों को, जो पार्टी के प्रवक्ता और जो पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी अगर पहले से ही उस सीट पर अपनी हार स्वीकार करके चुनाव मैदान में जाएंगे तो उस स्थानीय कार्यकर्ता का और स्थानीय जो उनके वर्कर्स हैं, उनके समर्थक हैं, उनको किस तरीके की हताशा और निराशा हाथ लगेगी, इस पर कोई आपत्ति उस पर कोई कहने की बात नहीं है। लेकिन जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है और जो कांग्रेस इस तरीके से कह रही कि हम जीतेंगे, तो इसी तरीके से हरियाणा में भी तमाम तरीके की कह रहे थे, लेकिन हरियाणा की जनता ने इनके भ्रम को
जो इन्होंने जिस तरीके से आरक्षण के नाम पर और जिस तरीके से तमाम तरीके की झूठे वायदे और भ्रम को कांग्रेस की जो जनता ने इसको दूर कर दिया और दिखा दिया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही आम जन के साथ रहती है और आम जन के कार्य करती है। और इसीलिए जिस तरीके से हरियाणा में हैट्रिक बनी है, उसके बाद भी राजस्थान के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में अति नहीं, लेकिन उत्साह लेकिन का, सर, आत्मविश्वास हरियाणा की परिस्थितियां और राजस्थान का जो परिवेश है वो दोनों बहुत अलग है। और ये ठीक है कि कार्यकर्ताओं में बूस्ट मिलता है, लेकिन ऐसी कोई समानता नहीं है, क्योंकि वहां पर अलग नैरेटिव गढ़ा गया था जिसका आप जिक्र भी कर रहे हैं। जाट वर्सेस नॉन जाट वाली जो पॉलिटिक्स थी, मुझे लगता है कि एक सबसे बड़ा कारण यही था, और बहुत सारे पॉलिटिकल पंडित इसी बात की ओर इशारा कर रहे थे। तो वैसी परिस्थितियां राजस्थान के इन उपचुनावों में फिलहाल तो दिखाई नहीं दे रही हैं, लेकिन आप किस लिहाज से कह रहे हैं कि वहां का असर यहाँ होगा, थोड़ा सा बताएंगे आप इसके बारे में? हाँ, तो बिंदु जी, भारतीय जनता पार्टी कभी भी किसी जाति को जाति के मिलाकर राजनीति नहीं करती। जिस तरीके से हमने हरियाणा में काम किया और जिस तरीके से मोदी सरकार ने काम किया, उसके परिणाम हरियाणा की जनता ने चुनावों में दिए और भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनी। निश्चित रूप से आपकी बात सही है कि हर चुनाव का एक नैरेटिव, हर चुनाव की परिस्थितियां, हर चुनाव का माहौल अलग होता है। राजस्थान के चुनाव में और हरियाणा के चुनाव में जो भी परिस्थितियों का अंतर हो, लेकिन 10 महीने के अंतर्गत जिस तरीके से भजन लाल जी की सरकार ने काम किए हैं और जिस तरीके से चाहे वो कांग्रेस पार्टी के युवाओं नेता प्रतिपक्ष से लेकर के कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष तक वो कह रहे हैं कि 10 महीनों के कामकाज अब गिना तो दीजिए, बताइए आपने क्या काम किया है। देखिए, अब बिल्कुल मैं गिनाना चाहता हूं आपको। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो काम किए वो युवाओं की रोजगार की भर्ती के जिस तरीके से चल रही है लगातार, और आप देखिए ऐतिहासिक राजस्थान के इतिहास में पहली बार 2 साल का कैलेंडर जारी किया। युवाओं को मालूम पड़ गई किस तरीके की भर्ती कब और कहां निकलेगी, हाँ। किस परीक्षा को तारीख होगी, किस परीक्षा का परिणाम आएगा। लेकिन कभी एक समय था जब आप परिवारवाद से बड़ा दूरी रखते थे, कहते थे कि परिवारवाद नहीं होना चाहिए, परिवारवाद के खिलाफ हैं हम, लेकिन इस उपचुनाव के अंदर आपको लग रहा है कि परिवारों को आगे बढ़ाना एक मजबूरी तो नहीं हो जाएगी पार्टी के लिए, और कैसे साइडलाइन करेंगे आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के संग परिवारवाद, जो कांग्रेस और परिवारवाद दोनों पर्याय हैं, और इसका प्रत्यक्ष उदाहरण आप एक और देख लीजिए कि वायनाड की सीट डिक्लेयर होते ही प्रियंका गांधी को प्रत्याशी घोषित कर दिया गया। कांग्रेस और चाहे एनडी गठबंधन हो, इनका जो आधार है वो परिवारवाद पर ही है। आप उठा के देख लीजिए, चाहे राहुल कांग्रेस को देख लीजिए तो गांधी परिवार, एनसीपी को देख लीजिए पवार परिवार, एनसी को देखिए अमृतदल परिवार, और जिस तरीके से चाहे ममता बनर्जी को देखिए। नहीं तो आप भी डिक्लेयर कर दीजिए ना कि परिवारवाद में, यानी कि कोई जो पहले से एक्टिव पॉलिटिशियन है उसके परिवार से किसी को आप टिकट नहीं देंगे, आप भी साफ कर दीजिए। देखिए, मैं अभी शुभेंदु जी यही बता रहा था कि परिवारवाद के अंतर अलग है। एक तो पार्टी ही जो परिवार है वही पार्टी बन जाए, और एक परिवारवाद में भारतीय जनता पार्टी में कभी परिवार पार्टी नहीं बनता। ये परिभाषाएं परिवारवाद की बड़ी समय समय पर बदल जाती हैं सर, यही तो दिक्कत है ना। बिल्कुल बिल्कुल, इंडी गठबंधन खासकर कांग्रेस की समस्या यही है कि उनके यहाँ परिवार ही पार्टी है, जो कुछ तय करता है अगर अध्यक्ष बनेगा तो परिवार का बनेगा, मंत्री बनेगा, चीफ मिनिस्टर बनेगा तो वही बनेगा। भारतीय जनता पार्टी में परंपरा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता जो आता है बनता है। ठीक है, इस बीच हमारे साथ सुशांत पारिक, हमारे साथ इनपुट एडिटर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुशांत जी, इस पर क्योंकि बड़ी लंबी चर्चा भी हो सकती है, परिवारवाद का एक अलग विषय और उसकी संज्ञा क्या हो, उसकी परिभाषा क्या हो, क्योंकि हर पार्टी के लिए परिवारवाद का मतलब अलग हो जाता है। लेकिन हम फिलहाल खैर इन 7 सीटों को लेकर के बात कर रहे हैं, और इसमें जो दावेदारी पेश की जा रही है उसमें परिवारवाद बड़ा हावी दिखाई दे रहा है। बिल्कुल शुभेंदु, ये बहस खत्म हो जानी चाहिए, क्योंकि भले ही राजनीतिक दल कहें, लेकिन आप बच नहीं सकते हैं। आप देखिए, पहली प्राथमिकता आपको चुनाव जीतना है, और जिन सांसदों की वजह से जो सीट खाली हुई हैं, अगर आप उनकी बिना मर्जी के, बिना उनसे पूछे या उनके बिना कहे टिकट देंगे तो फिर जीतना संभव नहीं होगा। मैं कांग्रेस की अगर बात करूं, और भाजपा के लिए चूंकि 10 महीनों के कामकाज का लिटमस टेस्ट होगा और जनता मोहर लगाए, ऐसे में टिकट वितरण बहुत सावधानी से, सभी बड़े नेताओं की राय से, और खास तौर पे जो जिताऊ चेहरे हैं, भले ही वो परिवार से आते हों, लेकिन उनको टिकट देना होगा। हालांकि कांग्रेस में ये परेशानी फिलहाल ज्यादा दिखाई दे रही है। भाजपा अभी तक जो है वो सलूम्बर की सीट माना जा रहा है कि वहां से परिवार को, क्योंकि किरोड़ीलाल मीणा के भाई जगमोहन मीणा का नाम जरूर है, लेकिन एक परिवार जो कम से कम ये कहें कि किरोड़ीलाल मीणा उतना पुरजोर तरीके से कोशिश नहीं कर रहे हैं जितना बाकी। अभी हम कांग्रेस के नेताओं से बात कर रहे थे तो रामगढ़ की टिकट ऑलमोस्ट फाइनल है कि परिवार में जाएगी। इसी तरीके से झुंझुनू में वाला परिवार है, उनको भी टिकट देना होगा अगर वहां से चुनाव जीतना है। हरीश मीणा के भाई भी दावेदारी कर रहे हैं। इसी तरीके से मुरारीलाल मीणा का परिवार है, तो हनुमान बेनीवाल के परिवार में खीमसर सीट को लेकर भी स्थिति यही है। तो सभी राजनीतिक दलों की शुभेंदु मजबूरी है, चुनाव जीतना है,
बड़े चेहरे जो है चुनावी मैदान में उतरेंगे, तभी ताकत से लगा जाएगा। ठीक है सुशांत, बहुत शुक्रिया आप जुड़े हमारे साथ। मैं थोड़ा सा लेकिन आगे बढ़ते हुए मैं जरा एसपी मित्तल साहब को जरा कार्यक्रम में जोड़ लेता हूं। एसपी मित्तल सर, एक चीज बताइए, ये दो तीन फैक्टर हैं। एक फैक्टर ये कि क्या परिवारवाद के बिना कोई चुनाव नहीं लड़ा जा सकता, और अगर चुनाव लड़ लिया जाए, किसी और को मैदान में उतार लिया जाए, तो क्या जीतना मुश्किल हो जाता है, और यही एक बड़ी मजबूरी बन चुका है पॉलिटिकल पार्टियों के लिए? पिछले जो कांग्रेस का शासन रहा उसमें 5 साल में 8 उपचुनाव हुए और 8 उपचुनाव में से 6 उपचुनाव में कांग्रेस ने जीत हासिल की। मात्र एक उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली और एक दूसरा ने जीता। तो जो 6 कांग्रेस को जो जीत मिली उसके पीछे परिवारवादी था, उसके पीछे सहानुभूति थी। जिन विधायकों का निधन हो गया उनके परिवार के सदस्यों को टिकट दिया गया तो वो वहां से जीत सुनिश्चित हो गई। इसलिए आज कांग्रेस जो कह रही है कि हम 7 की 7 सीट पे जीतेंगे, उसके पीछे कारण यही है कि जो कांग्रेस के जो 3 सांसद हैं, जो क्या नाम से वहां विधायक थे और उसके बाद अब सांसद बन गए, तो ऐसी स्थिति के अंदर वहां पर उन तीनों परिवारों के सदस्यों को टिकट दिया जाएगा, चाहे कोई कुछ भी कहे। इसी प्रकार हम हनुमान बेनीवाल जो आरएलपी के हैं और जो क्या नाम से बीएपी के 84 से राजकुमार रोत हैं, उनके कहने से ही वहां टिकट देगा। अब मुझे लगता है कि इसमें गठबंधन की कोई बात नहीं है कि आरएलपी से गठबंधन हो या क्या नाम से बीएपी से गठबंधन हो, ये कोई इशू नहीं है। ये एक तरह से बिल्कुल तय है कि इन दोनों सीटों पर जो है जो हनुमान बेनीवाल जो चाहेंगे उनको टिकट नहीं, मिलेगा। गठबंधन अगर करें तो ज्यादा मजबूती नहीं हो जाएगी भाई? वो इस तरीके से कि भाई जो खीवसर है या 84 सीट है उस पर कांग्रेस पार्टी उन दोनों सीटों पर सपोर्ट करेगी, उन दोनों पॉलिटिकल पार्टियों को, क्षेत्रीय पार्टियों को, और दोनों क्षेत्रीय पार्टियां बाकी 4 सीटों पर कांग्रेस को सपोर्ट करें, क्योंकि ऐसी ऐसी चर्चाएं भी चल रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल यही होगा। मैं कहता हूं यदि कांग्रेस को सपोर्ट दूसरी सीटों पर न भी करें तो भी कांग्रेस इनकी बात को मानेगी। और जहां तक सलूम्बर की सीट है, मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस जो है सलूम्बर की सीट भी बीएपी को देगी, क्योंकि वो भी आदिवासी बहुल सीट है। अब चूंकि क्या नाम से अमृतलाल मीणा जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे, स्वाभाविक है उनके परिवार से कांग्रेस भाजपा भी टिकट देगी किसी को, तो उससे मुकाबला करने के लिए बीएपी को भी क्या नाम से बीएपी को भी सीट वो दी, सलूम्बर की सीट दी जा सकती है। यह चुनाव पूरी तरह जातिगत चुनाव है। चाहे क्या नाम से हम झुंझुनू का चुनाव देख लें, हम चाहे दौसा का देख लें, हम क्या नाम से और दूसरा रामगढ़ का देख लें, देवली का देख लें, किसी में मीणा है, किसी में जाट है, किसी में गुर्जर है। तो ये सारे के सारे जो स्थितियां हैं वो जातिगत आधार पे और परिवारवाद पे आधारित है। इसीलिए कांग्रेस को ये लगता है कि क्या नाम से इस उपचुनाव के अंदर उनकी स्थिति मजबूत होगी। भारतीय जनता पार्टी के लिए सिर्फ एक सलूम्बर की सीट है जहां उनके क्या नाम से विधायक का निधन हुआ है। बाकी 6 की 6 जो सीटें हैं वो कांग्रेस के पक्ष में या उनके जो सहयोगी दल है उनके पक्ष में। शुभेंदु, एक बात और है, जो पिछला क्या नाम से अभी चुनाव हुआ उसमें भी जो भारतीय जनता पार्टी दल, जो कांग्रेस का और अन्य दलों का जो जीत का मार्जिन रहा भारतीय जनता पार्टी से बहुत ज्यादा है। वो हम देखते हैं कहीं 27 है, कहीं 33 है, कहीं 17 है। अच्छा, कितने प्रतिशत से? हाँ, मैं वापस लौटता हूं सर आपके पास। मैं एक चीज़ और समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा है कि हरियाणा वाला फैक्टर, बीजेपी इस बात से बड़ी आशान्वित है कि हरियाणा का फैक्टर क्या राजस्थान में काम करेगा, और जो खास करके जो लगते हुए इलाके हैं हरियाणा से के बॉर्डर से, तो वहाँ पर क्या उसका इम्पैक्ट कितना दिखाई देगा, मैं उस पर भी आऊँगा सर। लेकिन उससे पहले मैं जरा राजकुमार जी को जोड़ रहा हूँ। राजकुमार जी, ऐसा क्यों हो रहा है? जड़ें इतनी ज़्यादा परिवारवाद की मजबूत हो चुकी हैं कि उनके बिना क्या आप काम नहीं चलेगा, जीत बड़ी मुश्किल है, इसको क्यों नहीं साइडलाइन कर सकते? सुरेंद्र जी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कांग्रेस का अगर ये जो परिवारवाद का आरोप लगा था, पहले तो परिभाषा इनकी सुन के ही बड़ा अचंभित हुआ कि इनको इस परिभाषा को स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाना चाहिए कि परिवारवाद भी अलग अलग होते हैं। कांग्रेस को और सोनिया गांधी जी को अगर परिवारवाद करना हो तो 2 बार ऐसे मौके थे जब वो अपने बेटा और बेटी को वो चाहते तो प्रियंका जी या राहुल जी को प्रधानमंत्री बना सकते थे, लेकिन देश के काबिल व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाया, इनकी तरह नहीं कि चिपक के एक जगह कुर्सी पे बैठे रहे। दूसरी बात, राजस्थान के चुनाव में जब आप परिवारवाद की बात करो, कांग्रेस ने अपना सर्वे करवाया है। सर्वे करवाने में आप निश्चिंत रहिए, जो जिताऊ कैंडिडेट होगा उसको टिकट दिया जाएगा। अब चाहे वो परिवार से आए या चाहे परिवार के बाहर से आए, कांग्रेस को अपनी सभी सीटों पे मजबूत कैंडिडेट उतारने हैं। पूरा सर्वे हमारा हुआ है, ग्राउंड लेवल बूथ लेवल तक के पदाधिकारियों से इस पे चर्चा की गई है, उसके ऊपर रिपोर्ट तैयार की गई है। अब उसके बाद जो भी उसमें निकल के आता है, वो चाहे उनके परिवार के रिश्तेदार भी आ सकते हैं या बाहरी व्यक्ति भी आ सकता है। अभी कोई डिसाइड नहीं है, अभी सब पूर्व अनुमान लगा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पूरा सर्वे के आधार पर टिकट वितरण करेगी। तो मान मनोबल कैसे करेंगे? आखिर समय में तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा फिर।
क्योंकि लोकसभा में भी देखा गया था ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, सब कांग्रेस पार्टी कांग्रेस का ही है, सब कैंडिडेट संगठन के बैकफुट कार्यकर्ता पर हैं। नहीं आया था, वो आखिर तक नॉमिनेशन फाइल करके बैठा हुआ था। जी ऐसा कुछ भी नहीं, इस बार सारी बातें सबको बैठा के सर्वे करवा के सबके सामने रिपोर्टें रखी गई, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। कांग्रेस में बिल्कुल भी फूट नहीं है, सब एकजुट होकर ही उपचुनाव लड़ रहे हैं। ठीक है, शैलेश जी को मैं जरा जोड़ रहा हूँ। शैलेश जी एक चीज़ बताइए, आप अब स्ट्रैटेजी क्या होगी बीजेपी की? भाई आप कह रहे हैं कि ठीक है आप परिवारवाद से अलग हैं, परिभाषा आपकी भी अलग हो गई, लेकिन स्ट्रैटेजी क्या रहने वाली है? हरियाणा वाला फैक्टर ठीक है, कुछ चीज़ों में सिमिलैरिटीज नज़र आ सकती हैं, लेकिन वो फैक्टर पूरा का पूरा राजस्थान में हूबहू कॉपी पेस्ट तो नहीं हो सकता है। बिंदु जी, हमारी बिल्कुल स्ट्रेटेजी क्लियर है। हम 10 महीने में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने राजस्थान में काम किए हैं और जिस तरीके से जनता को जो राहत दी है, जो कांग्रेस 5 साल में नहीं दे पाई, वो हम 10 महीने में दी है। और इसके साथ साथ नरेंद्र मोदी की सरकार के नेतृत्व में जिस सर तरीके से राजस्थान में विकसित आपकी भारत सरकार बन संकल्पना चुकी थी और उसके बाद पहला जो चुनाव था वो लोकसभा का था। अब ये आप समझिए कि लोकसभा चुनाव में जो डेंट पड़ा है उसको ओवरकम करने के लिए या उसमें डैमेज कंट्रोल करने के लिए अभी तक आपने क्या किया? क्योंकि बहुत बड़ा नुकसान देखिए, था। जो लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से आरक्षण के नाम पर और जिस तरीके से जातिवाद का, जो मैंने पहले भी कहा था कि हमने भ्रम खोला था, जनता के बीच में जिस तरीके से फैलाया था, उसको हरियाणा की जनता ने दिखा दिया कि जो भ्रम था वो केवल लोकसभा चुनाव तक सिमट कर रह गया। और तमाम तरीके के इनके इस बार भी इन्होंने प्रयास किए, वो हरियाणा में फेल हुए। और वही प्रयास जिस जातिवाद की राजनीति के आधार पर आरक्षण के नाम पर जिस तरीके से भ्रम फैलाया, वो राजस्थान की जनता भी जानती है और समझ गई है। इसलिए उसके परिणाम दिखेंगे और 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, क्योंकि हमारी स्ट्रेटेजी क्लियर है। हम सबको साथ लेकर चलते हैं, इस तरीके से नहीं है कि केवल जिस तरीके से झूठ और भ्रम की राजनीति करते हूं। और यही कारण है कि आज देखिए कार्यकर्ताओं में जो उत्साह, जोश, ऊर्जा का संचार है, आपको उसके परिणाम देखिए। हमारी पार्टी की तैयारी देखिए, हमारी कोर कमेटी की बैठक के माध्यम से नाम दिल्ली तक जा चुके हैं। दिल्ली के तय होने के बाद जल्दी हमारे प्रत्याशी घोषित होंगे। आज भारत कांग्रेस की स्थिति है कि गुटबाजी के नाम पर तमाम तरीके के जो गुट हैं, गहलोत, पायलट, किसको टिकट मिलेगा, भारतीय जनता पार्टी में सारे लोग बैठकर कोर कमेटी की बैठक बैठकर नाम दिल्ली गए। और दिल्ली में नड्डा जी की जो बैठक हुई उसमें भी सब पर मंथन होकर लगभग लास्ट स्थिति पहुंच चुकी है। ठीक है, मैं इसमें जरा सुशांत जी को जोड़ देता हूँ। सुशांत जी एक चीज़ ये समझने वाली है कि भाई लोकसभा चुनाव के बाद अब ये विधानसभा के उपचुनाव हो रहे हैं और ये जो उपचुनाव हैं, ये जैसा कि आप भी कह रहे थे कि लिटमस टेस्ट है ये सरकार के लिए भी, लेकिन पहला जो हर्डल था वो लोकसभा चुनाव का था, तो उसमें जो है डेंट पड़ा। अब पार्टी के लिए, खास करके बीजेपी के लिए, ये डैमेज कंट्रोल कैसे किया गया और क्या अभी तक उसके बाद लोकसभा इलेक्शन के जो रिजल्ट आए उसके बाद से और अब तक क्या क्या ऐसा क्या नजर आया है? और ग्राउंड पर बहुत कुछ करने की क्योंकि जरूरत आई। हरियाणा के अंदर तो कहा गया कि भाई संघ को भी मैनेज किया, बहुत सारी चीजें थी, उसको बैलेंस करने की कोशिश की गई थी, लेकिन यहां कुछ दिखाई दे रहा है ऐसा? देखिए, लोकसभा चुनाव के समय शुभेंदु समय नहीं मिल पाया था सरकार को, लेकिन अभी 10 महीने का कामकाज है उनके पास बताने के लिए। जैसा कि भाजपा के प्रवक्ता कह रहे हैं कि वो जाएंगे, लेकिन आप ये समझिए कि उपचुनाव की 7 सीटें किसी एक मुद्दे के आधार पे नहीं लड़ी जाएंगी, क्योंकि सभी 7 सीटों के अलग अलग स्थानीय इश्यूज हैं। और सबसे बड़ी बात ये जाति का चुनाव है। आप ये सब कुछ निर्भर करेगा कि कौन सा प्रत्याशी है सामने और आपने किसको टिकट दिया है, या फिर बागी होकर कौन लड़ रहा है। 84 का जो समीकरण है वो झुंझुनू का समीकरण नहीं हो सकता। और फिर रामगढ़ की जो बात हम कर रहे हैं वो पूर्वी राजस्थान के साथ मैच करना संभव नहीं है। और इसी तरीके से खींवसर का अपना एक अलग पूरा मिजाज अलग है। तो सरकार का कामकाज ठीक है, वो कहने के लिए अच्छा भी है और कहना भी चाहिए भाजपा को। कांग्रेस की अपनी दलीलें हैं, लेकिन जनता जो है उस तरीके से आकलन नहीं करेगी। ठीक है, प्रत्याशियों का चयन बहुत महत्वपूर्ण है बहुत भाजपा के लिए, कांग्रेस के लिए। और किस नेता की कौन पैरवी कर रहा है, हाँ, ये भी शुभेंदु बहुत महत्वपूर्ण ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, मैं इसमें मित्तल सर को भी जोड़ रहा हूँ। मित्तल सर एक चीज़ और है, ये चुनाव कांग्रेस पार्टी के लिए भी बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें सचिन पायलट खेमे की प्रभाव वाली बहुत सारी सीटें हैं। अब ये कहा जा रहा है कि लोकसभा के बाद और विधानसभा में हुई हार के बाद कांग्रेस पार्टी के वहाँ से जो ग्राफ था वो अशोक गहलोत साहब का थोड़ा डाउनवर्ड आया और उसमें एक बड़ा चेहरा जो उभर करके दिखाई दिया वो सचिन पायलट का था। तो क्या यहाँ से एक और इमेज बिल्ड होगी सचिन पायलट के लिए? नहीं, इसमें देखिए कोई दो राय नहीं है कि क्या नाम से आज सचिन पायलट जो है वो कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव भी हैं। इन दिनों क्या नाम से कांग्रेस की ओर से उनको बराबर लगातार महत्व दिया जा रहा है। और अभी जिस तरह क्या नाम से महाराष्ट्र के अंदर भी उनको एक संभाग का क्या नाम से पर्यवेक्षक बना के वहां भेजा गया। लेकिन मेरा ये कहना है कि चाहे वो अपन देवली देखें, दौसा देखें, झुंझुनू देखें, ये ऐसे क्या नाम से क्षेत्र हैं जहां सचिन पायलट का प्रभाव है, इसमें कोई दो राय नहीं। स्वाभाविक है कि जब सचिन पायलट की जब बात रखी जाएगी या टिकटों का जब बंटवारा होगा तो मुझे लगता है कि सचिन पायलट भी ये चाहेंगे कि जो मौजूदा सांसद हैं उन्हीं की सिफारिश से क्या नाम से
उम्मीदवार से है। ठीक है। शुभेंदु जी, एक बात आप अच्छी तरह समझ लें कि ये जो चुनाव बिल्कुल परिवार और जातिगत आधार पर चुनाव होगा, तो उसमें मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी को ज्यादा फायदा होने वाला है। ठीक है, ये खैर ये देखना होगा कि किसको कितना फायदा मिलता है। हालांकि बीजेपी के पास पाने के लिए बहुत कुछ है, क्योंकि एक सीट पर उनका पहले दबदबा था सलूम्बर के अंदर, और अब उनके पास ऐसी 6 सीटें और हैं जहां पर वो अपना प्रभाव बढ़ा सकते हैं। लेकिन ये बहुत बड़ी चुनौती है। खैर बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, और बहुत शुक्रिया सुशांत जी इस पर आप हमारे साथ जुड़े। लेकिन आज सबसे बड़े मुद्दे के अंदर बात इन 7 सीटों पर होने जा रहे उपचुनावों को लेकर के थी, क्योंकि परिवारवाद बड़ा हावी है। लेकिन परिवार टिकट वितरण के अंदर परिवारवाद कितना हावी रहता है, किसको कितनी टिकट मिलती है, इस पर सभी की नजर है। यार रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए एनटीवी राजस्थान के साथ। नमस्कार।